रेलवे के द्वारा आयोजित किया गया न्यू पैटर्न पे है, यानी इसके बाद कोई पेपर आयोजित नहीं किया गया है। 2019 का पूरा है। इसके बाद आरआरबी के अंतर्गत जो आरपीएफ कांस्टेबल एंड क्लर्की का पेपर होता है उसका भी इसमें पूरा है, और इसके अलावा 2015 का 61 है। तो ये पूरा का पूरा जो है आज की इसी वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। आप अगर एक बार अच्छे से देख लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो, या फिर अगर आप आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको इससे फ़ायदा बहुत मिलेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि अब तक कहा जाए तो टीसीएस जो है पुराने पैटर्न को ही फॉलो कर रही है और सवाल भी आपके उसी के माध्यम से पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका पेपर जो है सीबीटी मोड होता है, जिसमें कहा जाए तो आपको 90 मिनट से समय दिए जाते हैं, 90 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें जीके का ही पूरा 50 क्वेश्चन है, जो कि अब तक के हिसाब से कहा जाए मेरे भाई तो बहुत डिफ़िकल्ट विषय माना जा रहा है, क्योंकि जीके फंसने ना फंसने के चांस माने जाते हैं। इस वजह से इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डरते भी हैं कि देखो क्या होता है, कैसे होता है। तो इस वजह से ये वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। और अगर देखा जाए तो 29 सेट में कंप्लीट करवाऊँगा। 29 को अगर आप 50 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1450 क्वेश्चंस, यानी टोटल हम 1450 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे विद एक्सप्लेन के साथ। अगर एक्सप्लेनेशन भी मिला लिया जाए तो लगभग कहा जाए मेरे भाई तो 2 गुना यानी वही 3500 क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी होता है। इस वजह से मैं एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले निवेदन है भाई, अगर मेहनत अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके लाइक और आपके सब्सक्राइब और आपके शेयर से ही मुझे अंदर से ऊर्जा मिलती है, मैं आपको बेहतरीन कंटेंट दे पाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 कांस्टेबल का पेपर, एग्ज़ाम डेट देख लीजिए 17 जनवरी 2019, शिफ्ट प्रथम यानी पहली पाली का ये पेपर है। 17 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था, जिसमें पहला सवाल आपके सामने सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भू क्षेत्र है। तो मेरे भाई आप जानते हैं कि अगर कहा जाए सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तथा सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। महाद्वीपों का जो क्षेत्रफल के क्रम में अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे के क्रम में, यानी बढ़ते से घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जनसंख्या के आधार पे कहा जाए तो देख लीजिए सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है ये एशिया महाद्वीप में है, उसके बाद कहा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप में, फिर यूरोप महाद्वीप में, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आप देख लीजिए ऑप्शन जो दिया गया है समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि समानता के अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद शामिल हैं। तो मेरे भाई आप जानते हैं 14 से 18, यानी 14 भी शामिल किया जाएगा, 18 भी शामिल किया जाएगा, तो कुल मिलाकर के इसमें 5 हैं। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खजुराहो मंदिर। देखिए, नागर शैली में निर्मित खजुराहो का मंदिर अपने कामुक चित्रों के कारण विश्व में प्रसिद्ध है। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासक द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के मध्य किया गया था। मंदिर भारतीय स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण नमूनों में से एक माना जाता है। अगला सवाल आपके सामने कि यदि तरल माध्यम में केवल पानी है
तो मिश्रण को क्या कहा जाता है? यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाएगा समपार्श्विक मिश्रण। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आंसर, समपार्श्विक मिश्रण। देख लीजिए, समझिए थोड़ा सा। समपार्श्विक या फिर समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण के किसी भी भाग का संगठन उसके किसी भी दूसरे भाग के संगठन के समान होता है जिनके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जाता है, जैसे जल में नमक का विलयन। विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण के विभिन्न विभिन्न भाग का संगठन एक दूसरे से भिन्न होता है जिनके अवयवी कणों को अलग अलग देखा जा सकता है, जैसे पानी में तेल का मिश्रण। अगला सवाल, भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है? तो भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है? ये हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत के अधिकांश भाग में देखिए जलोढ़ मिट्टी जो है इसे कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। भारत के लगभग 43% भाग पर इसका विस्तार है। मिट्टी सतलुज, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती हैं। मिट्टी में कंकड़ नहीं पाए जाते, खासियत इस बात की ये है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? तो कबड्डी खेल से संबंधित विकल्प जो है इसमें ये हो जाएगा आपका ए आंसर, AKFI। देखिए, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये AKFI का पूर्ण रूप है, जो कबड्डी खेल से संबंधित एक नियामक संस्था है। स्थापना जो है 1973 यानी 1973 में हुई थी। हेडक्वार्टर जो है राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। और फीफा जो दिया गया है, ये फीफा और AKFI ये दोनों अलग अलग है ना। तो फीफा का संबंध जो है फुटबॉल से है, BCCI का संबंध तो ये आप जानते ही हैं कि क्रिकेट से है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 में। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। संस्थापक A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी आदि सदस्य शामिल थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी, कहीं कहीं WC बनर्जी भी ऑप्शन में देता है। इनको प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। कांग्रेस के पहले सत्र में सभी प्रांतों के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक अखंड है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्गन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी आंसर, आर्गन। प्रतीक जो है इसका ये है AR, ध्यान रखेंगे। परमाणु संख्या जो है इसकी ये है 18। निष्क्रिय गैस आणविक रूप से अखंड है। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद आर्गन जो है ये 0.93% के साथ तीसरी मात्रा में सबसे अधिक गैस है। अगला है कि इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग जो है ये कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी, 10 डिग्री क्रीक या 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, 10 डिग्री चैनल यह जल संधि भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है। 8 डिग्री चैनल जो दिया गया है ये लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू मध्य द्वारा अलग किया जाता है। अगला सवाल है आपके सामने, क्षय रोग या TB रोग किसके कारण होता है? अब देखिए, क्षय रोग या फिर कहा जाए TB रोग ये जो है ये बैक्टीरियल के कारण होता है। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्षय रोग या TB एक गंभीर संक्रामक और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है। आमतौर पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। यह संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैलता है। ध्यातव्य है कि विश्व क्षय दिवस जो है ये 24 मार्च को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति में क्या परिणाम होता है? तो उनमें संघर्ष होता है। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि कोलेरू झील किस नदी के त्रिकोण में पाई जाती है? तो कोलेरू झील जो है ये गोदावरी और कृष्णा नदी के त्रिकोण में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
देखिए समझने की कोशिश कीजिए। कोलेरू या फिर कोल्लेरू झील भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में मीठे पानी की एक झील है। कोलेरू झील जो है गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण पर स्थित है। यह झील चिल्का झील व पुलिकट झील की तरह एक लैगून झील है। वर्ष 1999 में भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। 2002 में अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में भी नामित किया गया। अगला कि लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य जो है मनोनीत किए जा सकते हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को आंग्ल भारतीय समुदाय से नियुक्त करते थे, परंतु 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानमंडल में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण को जो है इसे समाप्त कर दिया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण अगले 10 साल तक बढ़ा दिया गया। यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हाल में कितने दिन के भीतर काम करने के बारे में सूचित करना जाना चाहिए। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि पॉलिटी की एक वीडियो कंप्लीट हो गई है। पॉलिटी की मैंने क्लास करवा दी है, बेहतरीन क्लास है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, 2-3 क्लास मैंने करवाई है, उसके पार्ट वाइज आपको मिल जाएंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, लिखा है रेलवे एग्जाम्स पॉलिटी टॉप कंटेंट, तो आप गाइस जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में पॉलिटी की क्लास को देख सकते हैं। तो कितने दिन के भीतर राइट हो जाएगा? वी आंसर 10 दिन के भीतर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 68 फर्स्ट एवं संविधान के अनुच्छेद 101 फर्स्ट के अनुसार यदि कोई व्यक्ति को दोनों सदन भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन के वांछित हाल में 10 दिनों के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए कि वो किस सदन में रहना चाहता है। अगला सवाल है कि कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो ये हो जाएगा डी आंसर रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। देखिए कोशिका के नाभिक की खोज स्कॉटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, जबकि रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन और एंथोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने प्रेस्टिसियम बैक्टीरिया की खोज किया था। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ जो है ये हो जाएगा आपका वी आंसर सारनाथ में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए अशोक स्तंभ वाराणसी के सारनाथ में स्थित है। अशोक स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने लगभग 250 ईसा पूर्व में करवाया था। इसमें 4 शेर चारों दिशाओं की ओर मुँह किए हुए हैं। अशोक स्तंभ भारत सरकार का एक राष्ट्रीय प्रतीक भी है। चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? तो ये हो जाएगा आपका डी आंसर रेयॉन। रेयॉन करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए रेयॉन पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु है, क्योंकि इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से किया जाता है। यह एक आर्द्र कृत्रिम तंतु है। कपड़ा उद्योग में इसे कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल आपके सामने, रियो पैरालंपिक, ये गाइस जो है आपका ये 2016 का करंट क्वेश्चन है, तो ये मैं स्किप कर दे रहा हूँ। अगले सवाल देखिए, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुर कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर गोपुर कहा जाता है। देखिए गोपुरम या फिर गोपुर एक स्मारकीय अट्टालिका होती है, प्रायः शिल्प से सुसज्जित व दक्षिण भारत के मंदिरों के द्वार पर स्थिर होती है। हिंदू मंदिरों की स्थापत्य का प्रमुख अंग माना जाता है। इसके ऊपर किरीट कलश से शोभायान भी होता है। भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना है। ये वक्तव्य क्या समझाता है? तो इसका मतलब है कि सतत विकास। वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा सतत विकास। अगला सवाल है कि सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है? सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है? आप जानते हैं कि सापेक्ष घनत्व की ना तो कोई इकाई है और ना ही इसकी कोई विमा। तो जब इकाई नहीं है तो विमा कहाँ से हो जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोई नहीं।
देखिए, किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट घनत्व उसके घनत्व के किसी संदर्भ पदार्थ के घनत्व से भाग देने पर प्राप्त होता है। प्रायः दूसरे पदार्थ का घनत्व जल के घनत्व के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। सापेक्ष घनत्व इकाई रहित मात्रा है, जबकि घनत्व पूछा जाए तो ये है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये इसका मात्रक होता है। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए, 1311 में लाल बलुआ पत्थर से युक्त सामग्री से अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया गया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के दूसरे शासक थे। इनका शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। बर्फ़ का गलनांक होता है, तो बर्फ़ का गलनांक जो है ये हो जाएगा 273.15 केल्विन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 273.15 केल्विन। देखिए, बर्फ़ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। गलनांक वह तापमान है जिस पर एक पदार्थ अपनी अवस्था को ठोस द्रव में बदल देता है। जैसे बर्फ़ के लिए 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है, वहीं केल्विन में यह 273 केल्विन होता है। केल्विन जो है तापमान की एक एसआई इकाई। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? तो दुनिया का सबसे बड़ा झरना जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एंजल फॉल्स या एंजल झरना। तो ये हो जाएगा डी आंसर। देखिए, एंजल जल फॉल्स दुनिया का सबसे बड़ा जल प्रपात है। यह वेनेजुएला जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, ओरिनिको की सहायक नदी, कैराऊ नदी की सहायक नदी, चूर्ण नदी पर स्थित है। ऊंचाई लगभग 979 मीटर और गहराई लगभग 807 मीटर है। कुंचिकल झरना ये भारत का सबसे ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात है जो कि कर्नाटक में है। तो भारत का पूछा जाए तो कुंचिकल, पूरे इंडिया का पूछा मतलब पूरे भारत पूरे विश्व का पूछा जाए तो एंजल जलप्रपात, इसको आप ध्यान रखेंगे। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मुंडको उपनिषद। देखिए, मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख किया गया है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में भी ये अंकित किया गया है। अगला है कि ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो ये हो जाएगा सुशील कुमार का जो संबंध है ये हो जाएगा डी आंसर कुश्ती से। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कुश्ती से। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक की पहाड़ी से। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल पर स्थित अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो शहर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए आंसर पिट्सबर्ग। करेक्ट उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पिट्सबर्ग। देखिए, पिट्सबर्ग अमेरिका और पेंसिल्वेनिया राज्य में स्थित है। पिट्सबर्ग शहर दुनिया की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है। मॉस्को को रूस की राजधानी, अंटोरियो को अमेरिका की प्रांत और ब्रिटेन की राजधानी लंदन को कहा जाता है। अगला है कि भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना बनाया जाता है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है ऑप्शन नंबर डी शरावती नदी पर। अगला है कि देखिए, समझ लीजिए, शरावती नदी जो कर्नाटक राज्य में बहती है, भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है। इस पर भारत का सबसे ऊंचा झरना जोग जलप्रपात या फिर गरसोप्पा या फिर कहा जाए महात्मा गांधी जलप्रपात स्थित है। पेरियार नदी का उद्गम पश्चिमी घाट की शिवपुरी पहाड़ी से होता है और कावेरी नदी का उद्गम जो है पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। अगला सवाल है आपके सामने, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों में समानता का अर्थ है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, अर्थात कानून विभेद का निषेध करता है।
विवरण भारतीय संविधान में मूल अधिकार शीर्षक में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का प्रावधान करता। अगला सवाल है कि महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। देखिए, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण व महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसे राजा मल्ला के नाम से जाना जाता है, पल्लव शासक थे। 795 से 728 तक शासन किए। महाबलीपुरम या फिर मामल्लपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। अगला है कि किसको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? तो धार्मिक स्वतंत्रता जो है ये दिया गया है कि सभी भारतीय नागरिकों को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी भारतीय नागरिकों को। देखिए, अनुच्छेद 25 में अंतःकरण व धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच भारतीय धार्मिक स्वतंत्रता का ही उल्लेख है, लेकिन 26-27 में है क्या क्या देख लो। 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। 27 में धर्म प्रचार के लिए करों से मुक्ति। 28 में शैक्षणिक व संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता व पूजा से स्वतंत्रता। अगला है कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लाल मिट्टी का लाल रंग जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेरिक ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, फेरिक ऑक्साइड। देखिए, लाल मिट्टी का रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल होता है। ये मिट्टी दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ी और मध्य प्रदेश गंगा मैदान के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम, चूना अधिक पाया जाता है। ये मिट्टी अत्यंत रंध्र युक्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? तो ये हो जाएगा 1893 में। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समझिएगा, भारतीय परिषद 1892 के द्वारा 1893 में एक सार्वभौमिक परिषद का गठन किया गया। 1892 का भारत परिषद अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी। इसमें केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़कर कम से कम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है? अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है दीर्घकालिक योजना। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, दीर्घकालिक योजना। देखिए समझ लीजिए, लघु अवधि योजना, इसमें अल्प समय के लिए मतलब 1 साल से कम के लिए उसे कहा जाता है लघु अवधि योजना। वार्षिक योजना 1 साल के लिए, और स्लाइडिंग योजना आवश्यकता अनुसार समय और उद्देश्य को बदलते रहने के लिए जो योजना लॉन्च की जाती है उसे स्लाइडिंग योजना कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? राइट आंसर जो हो जाए ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। देखिए, मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त हुई थी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं। खोज राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में की गई थी। अगला है, शुक्र अपने अक्ष के डैश से पश्चिम तक मतलब किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमता है? तो समझिएगा, शुक्र जो है ये पूर्व से पश्चिम दिशा तक घूमता है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी आंसर, पूर्व से पश्चिम दिशा तक। शुक्र अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करता है। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है। ये 224.7 पृथ्वी दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद या थोड़ी समय के लिए दिखाई देता है, इसलिए इसे भोर या फिर शाम का तारा भी कहते हैं। इसका वायुमंडल 4 स्थलीय ग्रहों में सघनतम है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? इसका मतलब है सुरक्षित। राइट क्या हो जाएगा? डी आंसर, सुरक्षित। देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, अर्थात राज्य सभी धर्मों का सम्मान व सभी धर्मों के लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। राज्य न ही किसी धर्म को अपनाता है और न ही किसी धर्म का अनादर करता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता को शामिल किया गया। अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। देखिए समझ लीजिए थोड़ा सा, मिश्रित अर्थव्यवस्था
ऐसी ये अर्थव्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें सरकार व निजी क्षेत्र की सहभागिता होती है, अर्थात सरकार व निजी क्षेत्र साथ साथ अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था ये ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें पूर्णतः सरकार का संचालन हो, यानी सरकार द्वारा संचालन और सरकार का ही नियंत्रण हो, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें केवल और केवल प्राइवेट व्यक्ति जो हैं या निजी व्यक्ति जो हैं, इसमें उनका ही ज़्यादा नियंत्रण हो, सरकार का बहुत कम ही नियंत्रण हो, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इसको आप ध्यान रखेंगे। राज्य का राज्यपाल कौन है? 40 नंबर है, राज्य का राज्यपाल कौन है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। देखिए, राज्य का प्रमुख कैबिनेट मंत्री होते हैं, सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल कहा जाता है। अगला है दुनिया का सर्वोच्च शिखर है, दुनिया का सर्वोच्च शिखर। तो दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर जो है ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ये सबसे ऊंचा है, ऊंचाई 8,848.66 या फिर कहा जाए 8,849 मीटर लगभग है। यह नेपाल चीन की सीमा पर नेपाल में स्थित पर्वत है। कंचनजंगा जो है ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंचाई चोटी है और किलिमंजारो जो है ये ज्वालामुखी चोटी है जो तंजानिया में स्थित है। अगला सवाल देखिए, योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? तो ये है आधा लिली। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, आधा लिली। देखिए, हाफ लोटस या फिर आधा लिली ये अर्ध पद्मासन की स्थिति है। आधा लिली आसन श्रोणी, टांगों और टखनों के आसपास के मांसपेशियों को फैलाता है और यह योग शरीर और मन को एकाग्र करता है। अगला है, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी है? यदि संसद अनुमोदन नहीं करती तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी है? तो इसकी अधिकतम अवधि जो है ये 6 महीने 6 सप्ताह। राइट हो जाएगा सी आंसर, 6 महीने और 6 सप्ताह। देखिए, अध्यादेश ऐसे कानून हैं जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के द्वारा प्रख्यापित किया जाता है और इसका संसद के अधिनियम जैसा प्रभाव होता है। संसद द्वारा पारित न होने पर यह कानून रद्द हो जाता है, मतलब ये 6 महीने और 6 सप्ताह तक लागू रहता है और संसद द्वारा अनुमोदन न मिलने पर यह कैंसिल हो जाता है। अगला सवाल आपके सामने है, वास्तुकला में पंचायतन शैली का जो मतलब शब्द है किससे संबंधित है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार वास्तुकला में पंचायतन शैली जो है ये है मंदिर शब्द से संबंधित। डी आंसर राइट हो जाएगा, मंदिर शब्द से संबंधित। देखिए, वास्तुकला में पंचायतन शैली मंदिर निर्माण की शैली, इसमें एक केंद्रीय मंदिर होता है जो 4 अन्य सहायक मंदिरों से घिरा होता है। द्रविड़ शैली और नायक शैली और नागर शैली ये भी मंदिर के निर्माण की ही अन्य शैलियाँ हैं। बेसर शैली भी भारतीय मंदिरों में ही देखी जाती है, जैसे ऐहोल मंदिर, बेलूर मंदिर। अगला सवाल है कि आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस संस्था से जुड़ा है? तो देखिए, ये पता नहीं क्यों यार, कैसे पता नहीं कैसे क्या हो जाता है। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस संस्था से जुड़ा है? तो ये विश्व चैलेंज कब से जुड़ा है? वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला सवाल है कि राज्य परिषद को क्या कहा जाता है? राज्य परिषद को और क्या कहा जाता है? तो राज्य परिषद को राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, राज्यों की परिषद। देखिए, समझ लीजिए, सरकार ने केंद्र व राज्यों के बीच वर्तमान व्यवस्थाओं के कार्यकरण की समीक्षा के लिए वर्ष 1988 में सरकरिया आयोग का गठन किया। आयोग की सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन प्रावधान भी किया गया। इस परिषद के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री व सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है कि एक मुद्रा की मुद्रा तुलना में मुद्रा को कहा जाता है। तो एक मुद्रा की मुद्रा तुलना में उस मुद्रा को विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। राइट हो जाएगा डी आंसर, विदेशी मुद्रा विनिमय दर। देख लीजिए, विनिमय दर वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। वास्तव में किसी देश की मुद्रा का मूल्य जानने के लिए उसे किसी दूसरी मुद्रा के मूल्य में व्यक्त करना होता है, जो विनिमय दर के माध्यम से संभव है। राइडर शब्द किस खेल या फिर किस खेल से जुड़ा हुआ है?
तो राइडर शब्द का जो संबंध है ये है कबड्डी से। वी आंसर, राइट आंसर हो जाएगा कबड्डी। जिस प्रकार क्रिकेट में बल्लेबाज और गेंदबाज होते हैं, ठीक उसी प्रकार जो कबड्डी है इसमें दो प्रकार के प्रमुख खिलाड़ी होते हैं, एक रेडर या फिर राइडर और दूसरे होते हैं डिफेंडर। रेडर वही खिलाड़ी होते हैं जो विरोधी टीम के पाले में प्रवेश करते हैं और अधिक से अधिक विरोधियों को छूने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल है कि खजुराहो में कनरिया महादेव मंदिर किस भगवान को